वेलकम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें जो है आपका सीडीपी में 30 नंबर 29 से 30, 25 से कम तो आने वाला ही है नहीं है। आप लोग अगर सी-टेट का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, दिसंबर 14 और 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, लास्ट बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, इस वीडियो को ज़रूर सुन लेना या देख लेना, ठीक है। अगर आप सुन रहे हो तो सुन लेना, देखना चाहते हो तो देख लेना, क्योंकि यहीं से आपका जो है पूरा सीडीपी क्लियर हो जाएगा 28 से 30 तक। बेस्ट जो लास्ट 1-2 दिन का जो समय रहता है दोस्तों, वो हमारा सिर्फ रिवीजन करना होता है। क्या दोस्तों, तो पूरा हम लोग को रिवीजन करना रहता है। अब हम देखिए, अब उसमें ये भी रहता है कि हम कहाँ से रिवीजन करें। कोई भी क्वेश्चन आए उठा लें, कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत गलत तरीका होता है दोस्तों। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है उठाना हमारा बिल्कुल गलत होता है। हमको मेनली जो है मेन जो क्वेश्चन पेपर आया है आने वाले 3-4 साल का, उस पेपर को हम लोग अगर देख लेते हैं ना, तो हमारा जो है सीडीपी या कोई भी पेडागोजी सेक्शन है जो 82-75 नंबर का रहता है, वो हमारा क्लियर हो जाता है। तो हम मेन चीज़ आज क्या करेंगे, 2021 का, 23 का, 24 जनवरी और जुलाई में, 23 में हुआ, 21 में, जितने भी हमारे क्वेश्चन पेपर है पेपर 2 के लिए, तो ये पेपर 1 वाले हो चाहे पेपर 2 वाले हो, सीडीपी का है दोस्तों। हाँ, आज हम लोग जो है सभी पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं। आज मैं जो पेपर सॉल्व करूँगा वो सीडीपी के लिए होगा। जितने भी पेपर 2 में आए हुए हैं क्वेश्चन है, जितने भी पेपर 2 में ना क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, उसको हम लोग जो है पूरा देख लेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो है सी-टेट के लिए तैयारी ट्रिक्स एंड टिप्स मैं बताता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करेंगे, और मेरा वीडियो पूरा देखना दोस्तों, तभी आपका रिवाइज हो पाएगा। आप लोग को क्या करना है, लास्ट बार इसको क्वेश्चन करना है। मैं 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड का रुकूंगा, आप लोग को क्वेश्चन का जवाब देना है। बस मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है ओरिजिनल पेपर से, और उसी का जो है आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, या तो अपने माइंड में रखते जाइएगा कितना कितना नंबर हमारा बन रहा है करके, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप लोग के थ्रू एक एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब जो आया हुआ क्वेश्चन है, एक पेपर के लिए टेस्ट होगा पेपर देने से पहले। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में होने वाला है, ठीक है। बस आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा, सुन लीजिएगा या तो देख लीजिएगा, ठीक। बस मैं सीधा आंसर बताऊँगा और मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, है ना। सीधा हम लोग जो आंसर देंगे। एक बात और जितना भी आंसर है दोस्तों ऑफिशियली साइट से है, सी-टेट के साइट से मैं लिया गया हूँ, कोई भी मेरा खुद का आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑफिशियली सभी आंसर सही होगा, तो मेरे पे पूरा जाइएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है पहला पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर होने वाला है हमारा, मैं बता भी दूंगा, ये जो पेपर है हमारा 2021 का है, 2021 पेपर 2 सीडीपी के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है चलिए सॉल्व करते हैं। कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन पेपर नहीं है, जो ओरिजिनल पेपर आया हुआ है। आप लोगों को जो 14-15 तारीख को जो पेपर होने वाला है दिसंबर में, मतलब कल परसों, वो जो है सेम टू सेम यही ऐसे ही क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन सारे का सारा देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन करूँगा और सीधा आंसर दूंगा, है ना। आप लोग को सुनते रहना है या देखते रहने हैं, तभी आप लोग का जो है सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, सही तरीके से ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा रहता है, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। और इसी बेस से आप लोग को 25 से 30 नंबर इसमें ले आ पाएंगे, ठीक। इंग्लिश भी है और हिंदी भी है दोनों, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है दोनों में रहता है, ठीक। 3 मिनट हो गए दोस्तों, मैं आप लोग से बात करते करते अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। तो ऑप्शन ए है हमारा, धीमी गति से होता है या उसे मापा नहीं जाता। आप लोग का बताइए। दूसरा बताइए, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ऑप्शन 3 में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं। चौथा जो है अनियमित और असंबद्ध होता है। चलिए आपका 2 सेकंड में रुकता हूँ। तो आप लोग पता चल गया होगा दोस्तों। आप लोग बताइए, अगर आप लोग जो है ऑप्शन 2 किए होंगे बहुस्तरीय और मिश्रित, तो आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट होगा। इसका आंसर है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसको 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास दोस्तों बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर ये और इसमें कुछ मैं ट्रिक भी बता दूंगा, सॉल्व करते करते हमारा ट्रिक भी पता चल जाता है कि क्या चीज़ गलत है। कोई भी अगर केवल अगर रहे ना दोस्तों, तो वो गलत होता है, ठीक है।
और जो है हमारा बाल्यावस्था की अवधि को मापा नहीं जा सकता, ये भी आप लोग का गलत होगा। चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यह देखिए क्वेश्चन दूसरा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। देखिए निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है बोल रहा है। तो चलिए बताइए इसका आंसर। ठीक, पहला ऑप्शन देख लीजिए, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षिकों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन का मध्य क्षेत्र। ठीक, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती। तीसरा ऑप्शन, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। चौथा, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। इधर इंग्लिश में भी है। ठीक, तो चलिए आप लोग जो है बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षकों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र ही हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको नहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, ज़्यादा मैं इसको समझाऊंगा नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे, आप लोग पढ़ लिए होंगे। एक ट्रिक मैं और बता देता हूँ आप लोग को, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए और उसके ऑप्शन में जो ज़्यादा बड़ा शब्दों वाला रहेगा ना, देखिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों वाला है, तो अगर आप लोग को कुछ भी नहीं पता ना तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सही करिएगा जो बड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो है ऑप्शन है बड़ा दिख रहा है। अगर कुछ भी नहीं पता है ना क्वेश्चन में, ऑप्शन कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो ऑप्शन में जो ज़्यादा संख्या वाला है, ज़्यादा शब्दों वाला, उस ऑप्शन को सही करिएगा। 98% चांस रहता है उसी का सही होने का। ठीक, तो चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जीन पियाजे पढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन, परिकल्पित निगमात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। दूसरा, केंद्रीकरण और अनुक्रमणीय सोच से आप आबद्ध है। थर्ड है, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है बोला जा रहा है। चौथा है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। चलिए आप लोग जो है आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, परिकल्पित निगमात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। ऐसे ही हम जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और आप लोग को पूरा देख लेना है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए ऐसा हार्ड क्वेश्चन भी आएगा, इजी क्वेश्चन भी आएगा, तो सभी को आप लोग को अगर देख लिए रहेंगे ना तो आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग को करना है। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रखता है। ये जो भी क्वेश्चन अभी दिख रहा है दोस्तों, इन्हीं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है और नहीं करे हैं तो ज़रूर इसको करके जाइएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। दूसरा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तीसरा है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चलिए आप जो है बताइए चौथा क्वेश्चन का आंसर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। अगर आप इसका ऑप्शन 2 करे होंगे तो इसका आंसर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास इसका राइट आंसर है। ठीक, तो चलिए हम जो है 5वां क्वेश्चन जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, लंबा होगा, सारा क्वेश्चन हम लोग एक ही सेट में कर लेंगे, जिससे आपको पूरा जो है एक ही बार में रिवीजन हो जाएगा और CDP के लिए
तैयारी पूरी आपकी हो जाएगी। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के लिए सही है। देखिए अब हार्वर्ड गार्डनर आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर बार जितने भी अभी क्वेश्चन आए हैं सभी के सभी हर बार देखने को मिल जाएगा आपको कौन कौन जो मनोवैज्ञानिक हैं इंपॉर्टेंट है और कौन कौन नहीं है। इसीलिए जो है हमको जो है पुराने क्वेश्चन पेपर भी करना ज़रूरी होता है। चलिए तो यहाँ देखिए हार्वर्ड गार्डनर की अंत स्थिति अनुपालन की संभावना के अनुसार सही है। अंत स्थिति को बताना है तो बुद्धि के प्रकार इधर दिया गया है, ठीक है, इधर दिया गया है और इधर अंत स्थिति बताया है। तो अंत स्थिति अनुपालन की संभावना में इसका आंसर आप लोग को देना है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। जो सही है उसी को, देखिए जो सही है उसी को बताना है। तो स्थानिक मनोवैज्ञानिक होता है क्या? स्थानिक मनोवैज्ञानिक होता है क्या? पहला ऑप्शन स्थानिक और मनोवैज्ञानिक। दूसरा ऑप्शन जो है अंतरावैयक्तिक और विक्रेता। और तीसरा है जो है भाषिक और मूर्तिकार। चौथा है शारीरिक गति संवेदना और खिलाड़ी। इसमें बोला जा रहा है कि हमको सही जोड़ी मिलाना है। जो सही होगा ना, जैसे कि स्थानिक और मनोवैज्ञानिक अगर सही है तो इसको हम लोग को राइट करना है। तो हम लोग को अगर ऑप्शन ए है तो आपको बिल्कुल गलत है, ऑप्शन 2 भी हमारा गलत है, ऑप्शन 3 भी हमारा गलत है। इसका आंसर दोस्तों शारीरिक गति संवेदना और खिलाड़ी से संबंध है। इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा दोस्तों। ठीक, चलिए हम जो है लेव वाइगोत्स्की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, पहला ऑप्शन ई है। दूसरा, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा करते हैं, सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है बोल रहा है। और चौथा है, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। चौथा ये है। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर इसका राइट आंसर है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अगर आप ऑप्शन ए डाले होंगे तो आपका आंसर जो है सही है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 7 देखते हैं। इधर इंग्लिश भी है, इंग्लिश में भी आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे होता है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे होता है। तो मूल्यांकन के बारे में क्वेश्चन है। मूल्यांकन में पहला ऑप्शन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। दूसरा ऑप्शन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तीसरा, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन में बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। चौथा है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। तो बताइए आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो अधिगम प्रक्रिया है मूल्यांकन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है इसको बताया जा रहा है। चलिए आप जो है बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों अगर आप 4 किए होंगे, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षण शास्त्र पर विचार करने में सहायक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादी का कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। चलो बताइए। पहला ऑप्शन लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। दूसरा ऑप्शन समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तीसरा, एक ही लिंग के योजना समूह बनाना। चौथा, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। चलिए आप लोग बताइए। अगर इसका ऑप्शन अगर 4 किए होंगे तो ये सही है दोस्तों। क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना इसका आंसर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर हम 9 जाते हैं। हम सीधा सीधा फास्ट करेंगे, एक्सप्लेनेशन कोई नहीं कर रहे, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप लोग को ऑप्शन में जवाब देना है, क्योंकि आपको लिए प्रैक्टिस है, रिवीजन है। ठीक, तो चलिए। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिताओं को खाली स्थान समझना चाहिए। एक बार फिर पढ़ते हैं। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिताओं को खाली स्थान समझना चाहिए, खाली स्थान की जगह में रखना है। ठीक, तो पहला एक गुण और साधन के रूप में, ठीक, बहुभाषिकता को जो है हमको एक गुण और साधन के रूप में, पहला ऑप्शन। दूसरा एक रुकावट के, तीसरा एक समस्या के, चौथा एक व्यवस्थागत मुद्दा के तौर पे। तो चलिए आप इसका आंसर दीजिए, 2 सेकंड। आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका जो है आंसर है ऑप्शन ए, एक गुण और साधन के रूप में हमको बहुभाषिता को है जो है समझना चाहिए। ठीक, चलो हम क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, दोस्तों हमारा 10वां सवाल है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, पहला ऑप्शन बता रहा हूं मैं, आप लोग सुनते जाइए। अध्यापक जो है केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए जो है उपयोग करता है। दूसरा ऑप्शन जो है, अध्यापक बच्चों को उनकी दक्षता के आधार पर वर्गीकृत करता है, बांटता है, मतलब इसमें बांटता है बोल रहा है, इसमें केवल तो दोनों के दोनों, ऐसे केवल और बांटने वाला जो चीज़ है वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। चौथा ऑप्शन, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो आप चलिए आप लोग आंसर बताइए, 2 सेकंड। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4। इसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 है। अध्यापक जो है लचीला है और जो है वह बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान देता है। इसमें बोला जा रहा है बाल केंद्रित शिक्षा कौन सा है, तो इसमें हम लोग को पता चला कि बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक और जो बच्चे हैं दोनों को लचीला होना चाहिए, और जो है अध्यापक जो है प्रत्येक बच्चे की व्यक्तित्व को और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, क्या बोला जा रहा है, संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्वेश्चन ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जीन पियाजे के अनुसार, ऑप्शन ए ले वाइगोत्स्की के अनुसार, ऑप्शन 2 है जीन पियाजे, ऑप्शन 3 अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन 4 है B.F. स्किनर। चलिए आप लोग बताइए 11वां का आंसर हम लोग का क्या होने वाला है। अगर आप इसको ऑप्शन 2 किए होंगे तो बिल्कुल ये आपका गलत होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीन ले वाइगोत्स्की इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखिए अगर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत बोलेगा तो जीन पियाजे, लेकिन इसमें संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक उपकरण बताया गया है ना, इसीलिए है ले वाइगोत्स्की हो जाता है। ठीक, आप लोग इन चारों जो मनोवैज्ञानिक है सबको पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों। चलो हम लोग चलिए हम आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। बस आप लोग पूरा देख लीजिए दोस्तों, ये वीडियो ना घंटों तक चलेगा, क्योंकि मैं जो है सारा का सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक, 12वां क्वेश्चन है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री जो है उपयुक्त नहीं है? मतलब जिनको कम दिखता है उनके लिए जो है कौन सा उपयुक्त नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग जो है पहले आंसर, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तिकाएं नहीं है बोला जा रहा है, नेगेटिव में आंसर देना है। दूसरा, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। तीसरा है बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पटल। चौथा है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो ऑप्शन बताइए आप लोग आंसर इसका। तो इसका आंसर है दोस्तों छोटी मुद्रा
वाली कार्यशीट अगर कम दिख रहा है और उन लोग को एकदम छोटे आकार में हम कोई शब्द देते हैं, वर्ड देते हैं, तो वो लोग ऐसे ही उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 4, क्योंकि नेगेटिव आंसर पूछा था। चलो 13वां क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। चलो बताइए आप लोग जो है। तो इसका आंसर है, आंसर बोलता हूँ, इसका ऑप्शन है पहला, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तीसरा है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। चौथा है दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। चलो आप इसके लिए 2 सेकंड देता हूँ। चलो 13 क्वेश्चन को आंसर बताओ। अगर आपने इसका आंसर 4 बताया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। समावेशी शिक्षा के पीछे के अंतर्निहित विचार जो है हमारा, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने के लिए अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चलिए बताइए किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो पहला, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। दूसरा, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तीसरा, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। चौथा, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो चौथा का जो आंसर होगा हमारा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। आगे बढ़ते हैं, हम फटाफट बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन, पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? मतलब जिनको जो है डिसलेक्सिया है ना, यहाँ इंग्लिश में भी दिखा है, चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाई बाई। ठीक, तो किसको हम लोग को जो पढ़ने में जो है सुविधा नहीं है, जो लोग पढ़ नहीं पाते, उनके लिए हम लोग उनकी पहचान कैसे करना है इसके बारे में क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। दूसरा, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तीसरा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। चौथा, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। चलिए इसका जवाब दीजिए। तो 15 का जो आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन 3, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता की विश्लेषण करेंगे। अगर हम लोग कोई बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, देखने में संतुष्ट नहीं है वो सही तरीके से, तो हम उसको पहले जांचेंगे कि वो कितना पढ़ पा रहा है और कितना लिख पा रहा है, उसके बाद ही हम लोग उसका पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे 16वां क्वेश्चन की ओर। तो प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली जो पद्धति नहीं है बोला है? मतलब प्रभावशाली जो पद्धति है नहीं है उसको हम लोग को बताना है। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनकी सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। दूसरा, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय से बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान देना ना पड़े। ये तो गलत ही है। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। और हमारा ऑप्शन 4 है, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे के समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए 16वां का जो है आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन 2। ठीक, क्या ऑप्शन 2 इसका आंसर है। ठीक, मैं सीधा
बता रहा हूँ। आप लोग को जल्दी जल्दी करना है क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। आप खुद को देखते जाना कितना कितना नंबर आपका आ रहा है, कितना कितना नहीं आ रहा है। अब हम लोग एकदम फास्ट मोड में चलते हैं। क्वेश्चन करूँगा, ऑप्शन बताऊँगा और आप लोग जो है उसको अपने मन से जो है माइंड में कर लेना, ठीक है। चलिए हम जो है क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 में बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था खाली स्थान है। पहला, का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरा, की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। का कोई आपसी संबंध नहीं है। चौथा जो है की भूमिका नागण्य है, मतलब कुछ कोई भी मतलब नहीं है। तो चलिए बताइए, बच्चों के अधिगम शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था के लिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 होना है, ठीक ना। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 है, महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। ऑप्शन 3, मतलब ये देखिए कूट में है ना, हम लोग को कूट में देखना है, उसके बाद जो है कूट का जो है आंसर देना है। तीसरा पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। और चौथा भी है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि। तो ऑप्शन 4 तो गलत लग रहा है हम लोग को। तो देखिए आप लोग जो है सभी को मिलाइए और आप जो है कूट में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन 1 होगा, 1। और ऑप्शन 1 में जो है हमारा 1 और 2 है, 1 और 3 है। तो 1 और 3 ही हमारा सही लग रहा है, 1 और 3, 1 और 3 हमारा सही है, बाकी जो है गलत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम एक खाली स्थान और खाली स्थान प्रक्रिया है। इन दो खाली स्थानों में हमको ऑप्शन में दिया गया 2 शब्दों को जोड़ना है, ठीक। तो अधिगम एक क्या है, पहला जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। 2, अधिगम एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। ऑप्शन 3, अधिगम एक सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन 4, अधिगम एक जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो 19 का आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक विविधता को खाली स्थान चाहिए। क्या करना चाहिए? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को खाली स्थान चाहिए। पहला, टालना चाहिए। दूसरा, उपेक्षित करना। तीसरा जो है समझना। चौथा, अनदेखा करना। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कोई चारों ऑप्शन में दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग अगर थर्ड किए होगे दोस्तों, समझना, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो है अपनी कक्षा में एक अध्यापक जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, भाषीय विविधता को समझना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए दोस्तों? समझना चाहिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 21 कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खाली स्थान वातावरण में रचना करनी चाहिए बजाय खाली स्थान वातावरण के। अब इन दोनों खाली स्थान में आपका इसको भरना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिया गया है। चलिए आप लोग बताइए। तो ऑप्शन है सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक। दूसरा, प्रतिस्पर्धिक या सहयोगिक। तीसरा, भयावह सुसाध्यक। चौथा, प्रतिस्पर्धिक या सुसाध्यक। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का। तो 21 का आंसर है दोस्तों पहले 1 क्या है दोस्तों, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ऑप्शन ए,
पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। दूसरा, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। ऑप्शन 3, वे कार्य देना जो बहुत सरल हो। ऑप्शन 4 जो है प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशील पद्धति है। प्रभावशाली जो है पद्धति बताने हैं हमको। तो पहला, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब वो विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं। ऑप्शन 2, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने में बल देना, तो ये तो गलत ही होगा। ठीक, वे कार्य देना जो बहुत सरल है, ये भी गलत है। ऑप्शन 4, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। चलिए बताइए, ऑप्शन 1 और 4 में आप लोग बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। पाठ मतलब होता है ढांचा दोस्तों, थोड़ा हल्का सहारा देना ही हमारा पाठ कहलाता है। ठीक, अब आप लोग ये बताना पाठ जो है कौन मनोवैज्ञानिक पाठ शब्द को लिया गया है। ठीक, बताना जीन पियाजे है कि वाइगोत्स्की है। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चिंतन, बच्चों के चिंतन के बारे में बताना है हम लोग को, कौन सा कथन सही है कि नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन 2, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। ऑप्शन 3, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में संक्रियापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। चौथा, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। चलिए बताइए 23 का। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। ठीक, यही आंसर हमारा सही है दोस्तों, क्योंकि हमको नेगेटिव पूछा है, नहीं है बोला है। ये सारा चीज़ जो है बच्चे हम चिंतन कर सकते हैं, लेकिन खाली अध्यापक की मूल भूमिका से जानकारी प्राप्त करते हैं, ये हमारा गलत है। और हमारा क्वेश्चन गलत पूछा था, इसलिए हमारा ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। अगर बच्चे विद्यालय में असफल हो रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, पहला ऑप्शन प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। दूसरा जो है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूरी करने के लिए समर्थ नहीं है। तीसरा, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसे नेगेटिव चीज़ों को हटाना है आप लोग को। ठीक, चौथा, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने में सहायक नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा गलत है, ये भी जो है हमारा गलत है दोस्तों। ठीक है, और हमारा ऑप्शन जो 2 लग रहा है वो भी हमारा 2 लग रहा है कि यही हमारा सही हो सकता है। निर्दिष्ट करते विद्यालय इन आवश्यकताओं, देखिए विद्यालय जो है बच्चों की आवश्यकताओं की और रुचियों को पूर्ति नहीं कर पा रहा है ना, इसीलिए जो है बच्चे जो है असफल हो रहे हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा आंसर तो है। ठीक है, और इधर मुर्गियों का आवाज़ आ रहा होगा, उसको नेगलेक्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा घर के अगल बगल में मुर्गी चल रहे हैं। 25 क्वेश्चन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। पहला ऑप्शन, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तीसरा, बच्चों को ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। चौथा, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि एक अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। चलिए 25 का आंसर आप लोग जो है बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, अब 26 क्वेश्चन देखते हैं।
एक खाली स्थान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन क्या है इस खाली स्थान में? इन चारों ऑप्शन में से एक को आप लोग को भरना है। तो एक अध्यापक केंद्रित होना चाहिए। अध्यापक केंद्रित बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये छात्र केंद्रित होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र आकलन विधियों को व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, ये सही हो सकता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं। व्यवहारवादी दोस्तों, तो ये व्यवहारवादी भी नहीं, तो इसका आंसर हमारा प्रगतिशील होता है। ठीक, अब 27 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल। दूसरा, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय के लिए होता है। तीसरा, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। चौथा, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तो 27 का आंसर हमारा ऑप्शन ए, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। इसका जो है आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक, 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मध्य बाल्यावस्था बोला जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो पहला आप बताइए। ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। दूसरा, तर्कसंगत विचारों का विकास जो एक प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तीसरा, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तीसरा, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक बुद्धि का तेजी से विकास। चौथा जो है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास करना। तो चारों ऑप्शन में से आप लोग को एक बताना है। चलिए, आप लोग के पास 2 सेकंड है। तो इसका आंसर दोस्तों हम सीधा बताते हैं, तर्क संगत और विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। कौन सा मूर्त है? इसका ऑप्शन 2 इसका हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा 29 इस पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय खाली स्थान होता है। तो बच्चों के समाजीकरण में ऑप्शन ए की कोई भूमिका नहीं होती, समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका नहीं होती बोल रहा जा रहा है। दूसरा, की बहुत कम भूमिका होती है। तीसरा जो है प्राथमिक कारक होता है। और चौथा जो ऑप्शन होता है हमारा द्वितीयक कारक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा द्वितीयक कारक होता है दोस्तों। तो प्राथमिक कारक कौन होता है दोस्तों? तो बच्चों के जो है समाजीकरण में ना प्राथमिक कारक फैमिली होता है। उसके बाद जो है द्वितीयक कारक हमारा विद्यालय होता है। इसको आप जरूर याद रखना। ठीक, तो आज का जो है हमारा लास्ट इस पेपर का जो 2021 का पेपर था उसका जो है लास्ट क्वेश्चन सीडीपी के लिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है? कौन मनोवैज्ञानिक हैं जो वयस्क और जो बच्चों का जो चिंतन है अलग अलग होता है बताया जा रहा है ना? तो कौन बताए हैं? पहला ऑप्शन जीन पियाजे, दूसरा लेव वाइगोत्स्की, तीसरा हार्वर्ड गार्डनर, चौथा लॉरेंस कोहलबर्ग। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपके लिए सही हो सकता है। चलिए 5 सेकेंड। अगर आप लेव वाइगोत्स्की किए हैं दोस्तों तो ये आप लोग का गलत होगा। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर भी गलत है, लॉरेंस कोहलबर्ग भी गलत है। हमारा इसका आंसर होगा हमारा जीन पियाजे जो है मनोवैज्ञानिक में प्रस्तावित किए हैं कि बच्चे जो है गुणात्मक रूप से चिंतन जो है वयस्कों की अपेक्षा अलग करते हैं। कौन? तो जीन पियाजे ने ये बताया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में। ठीक, हम लोग अब जो जनवरी में पेपर हुआ था, जो जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, आप लोग बताना अब आप इस पेपर में आपका कितना नंबर आया उसको आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिए। 2021 के पेपर में कितना नंबर आया 30 में से, उसको आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर पे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आ गए हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है अभी का, ये जो है जुलाई 2024 में जो हुआ पेपर, उसका क्वेश्चन पेपर 2 का है। ठीक है, सीडीपी का हम इसको फटाफट करेंगे, आप लोग बताना आपका कितना आया। क्योंकि अगर आप इस जुलाई का क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं ना अच्छे से, तो आपको ये जुलाई के बाद जो अभी हमारा दिसंबर में होने वाला पेपर है, मतलब 14 और 15 को, तो ये जो क्वेश्चन पेपर जितना इंपॉर्टेंट है ना, सेम टू सेम इसी पैटर्न में आप लोग को अभी 14 और 15 दिसंबर में क्वेश्चन आने वाला है, इसी पैटर्न के आधार पे। तो आप इसको बिल्कुल ज़रूर कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को जो है समझ आएगा, और आप लोग का कितना नंबर आ रहा है वो भी आप लोग को प्रैक्टिस हो पाएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा आ जाता है सीधा सीडीपी से, इंग्लिश में भी है और हिंदी दोनों में भी है। ठीक, तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? बताइए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? तो पहला जो है मासूम और आश्रित, दूसरा जो है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, तीसरा जो है ज्ञानवर्धन और अर्थ की रचना करने वाले, चौथा जो है कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत। तो बताइए दोस्तों कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। ठीक दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब पहला, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, दूसरा, यह सीखने की गतिविधि के दौरान पश्चात भी होता है, तीसरा, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, चौथा, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। चलिए इसका ऑप्शन बताइए आप लोग, आंसर। तो यह इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। जो बच्चों की जो है प्रभावी होता है ना दोस्तों, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? तो सीखने से पहले, गतिविधि के दौरान और बाद में भी होता है ना। चलिए देखिए, अब ये कथन निष्कर्ष आ गया। ठीक, तो इस ऐसे वाला क्वेश्चन जो है हमारे जो है क्वेश्चन अब हमारा 23-24 में पूछा जा रहा है। तो इसमें से मैं बोलना चाहूँगा 4 से हमारा 5 क्वेश्चन जो है कथन और निष्कर्ष में होने वाला है। तो जो कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वो 4 से 5 क्वेश्चन होगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसको आप लोग बढ़िया से देख लेना। ठीक है, जिससे जो है आप लोग जो है इसको कर पाएँ। इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं हिंदी में बता रहा हूँ। आशा करता हूँ पढ़ लिए होंगे। हम लोग हिंदी में देखते हैं, और आप लोग को किस तरीके से इसको हल करना है ये भी आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम जो है इसको देख लेते हैं। कथन है हमारा, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व, मतलब स्त्री बोल रहे हैं ना, प्रोनाउंसिएशन नहीं बन पा रहा है, स्त्री या पुरुषत्व के परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। क्या दोस्तों? दबाव बढ़ जाता है। जो इसमें बोला जा रहा है किशोरावस्था के जो दौरान है, जेंडर में अपेक्षा बढ़ जाता है, स्त्रीत्व या पुरुषत्व के परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ता है बोल रहा है। अब यहाँ आप लोग को जब भी क्वेश्चन निष्कर्ष आए तो यहाँ के बाद आप लोग को डाल देना है क्योंकि। क्या डालना है? क्योंकि। अगर आप क्योंकि डालते हो ना इसके बाद, तो आप लोग को समझ आएगा कथन और निष्कर्ष जो कारण है उसको जोड़ने में। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुसार स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि जेंडर भूमिकाओं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। जेंडर रूप से जैविक रूप से जो है निर्धारित की जाती है। तो
ये जो कारण है ये सही है और ये जो कथन है ये सही है, उसका हम लोग को इसमें आंसर देना रहता है। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है दोनों को देख लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा था दोस्तों। तो चलिए बताइए, पहला ऑप्शन ए और बी, मतलब ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, व्याख्या कर रहा है दोस्तों? बिल्कुल नहीं कर रहा है। दूसरा देखते हैं, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत है। तो चलिए बताइए, तो इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन 3 होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, उसके बाद जो है आगे हम जल्दी करेंगे। ठीक, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। तो ये दबाव तो बढ़ता ही है ना। लड़की लोग लड़की होने के लिए दबाव करते हैं, है ना। लड़के लोग जो है लड़के होने, पुरुष होने के लिए उनके में दबाव बढ़ता है। ठीक, तो ये जो है कथन हमारा सही है। और आर जो है जेंडर भूमिका जैविक रूप से नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 सही है। ठीक, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी करेंगे। तो सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष सांगीतीय देखिए क्या बोला जाए, संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया पर का परिणाम है? सुनीता बोला जा रहा है 12 वर्ष की लड़की है और वह संगीतीय क्षमता रखती है, उसमें जो है संगीत के गुण हैं और उसके माता पिता भी जो है संगीतकार थे, है ना। तो उन अपने आवाज़ को बेहतर कराने के लिए वो प्रशिक्षण एक कक्षा में भेज रहे हैं उसके माता पिता। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों पे के अंतःक्रिया परिणाम है? ऐसे जो बड़ा क्वेश्चन रहता है उसको आराम से पढ़िएगा आप, धीरे धीरे 2 बार पढ़ लीजिए तब आपको समझ आएगा। तो पहला इसका बुद्धि और परिपक्वता, दूसरा पोषण और अनुशासन, तीसरा अनुवांशिकता और वातावरण, चौथा लैंगिक पहचान और अनुवांशिक संरचना। चलो इसका आंसर आप लोग बताओ। तो इसका आंसर अगर आप 3rd किए हैं अनुवांशिक और वातावरण, तो आपका आंसर सही होगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि अनुवांशिकता और वातावरण के चलते ही उसमें दोनों गुण है सुनीता में, क्योंकि अनुवांशिक उनके माता पिता पहले संगीतकार थे इसीलिए। ठीक, और वातावरण में इसलिए क्योंकि क्लास भेजा जा रहा है ताकि और बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान खाली स्थान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसका ऑप्शन ए है हमारा उत्पत्ति मूलक कारक, दूसरा मानव जाति कारक, तीसरा पर्यावरणीय कारक, वंशानुगत कारक। 5वां का आंसर बताइए आप। अगर इसको समझ नहीं आएगा तो फिर से ऐसे पढ़ना है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 है, पर्यावरणीय कारण ही विशेष रूप से सामान्य के लिए। अगर इसको हम यहाँ जोड़ देते हैं तो जिसके दौरान पर्यावरण कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसका आंसर 3 था। चलिए 6, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन हो देखो, विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन करने के लिए विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। क्या ये सही है? नहीं लग रहा है। दूसरा, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए हतोत्साहित? नहीं। तीसरा, ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। चौथा, ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिससे विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो 6वां का इसका आंसर हमारा
आप लोग को पता चल गया होगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 7वां इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा, हिंदी में तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक, तो एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव, इसको दोबारा पढ़ना है आप लोग को ध्यान से। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ कि जिसमें बच्चों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण में स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, बताइए। पहला भाषाई बुद्धिमत्ता, दूसरा अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, तीसरा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, चौथा जो है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। अगर इसको समझ नहीं आया फिर पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। एक शिक्षिका खुद से पूछ रही है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें बच्चे पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों के विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना चाह रही है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का इसका आंसर। तो प्रकृति बोला जा रहा है दोस्तों, पर्यावरण, तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन 3 होगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 8, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। प्रभावित कैसे होते हैं, चलिए इसका आंसर ऑप्शन है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणाओं को विश्वास को दर्शाता है। दूसरा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणाओं और विश्वास को दर्शाती है। तीसरा, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। चौथा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। चलिए आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 दोस्तों, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। जब भी कोई भी क्वेश्चन आंतरिक अभिप्रेरणा बोले ना दोस्तों तो ये पॉजिटिव है, याद रखना। कोई भी हमारा बाहरी जो प्रेरणा होता है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन बाहरी, वो हमारे लिए सही नहीं रहता। हमारे लिए आंतरिक मोटिवेशन चाहिए, तभी जो है हम जो है अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है, बाहरी मोटिवेशन से हम कुछ समय के लिए ही मोटिवेट रहेंगे। देखिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना है। आप लोग इसको अगर देख नहीं रहे वीडियो तो ध्यान से सुनिए, और सुनते सुनते आप जो है, क्योंकि मैं ऑप्शन भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, तो आप लोग सुनते हुए भी इसका आंसर दे सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, रमा जो है एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। ठीक, कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका बताना है। ठीक, समूह में बांट दी हैं मैडम, क्या करी हैं, बच्चों को समूह में बांट दी हैं, और एक जो बच्चा है वो महत्वपूर्ण संकल्पना है उसको संघर्ष कर रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है। तो रमा जो है उसकी मदद करने के लिए, रमा के लिए क्या सबसे प्रभावशाली तरीका है उसको हम लोग को बताना है। पहला, छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करे ताकि वह आगे बढ़ सके। क्या ये है? ऐसे सीधा आंसर नहीं दिया जाता। ठीक, ऑप्शन 2, छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन 3, छात्रों को एक अलग कार्य सौंपें जो उनकी योग्यताओं को अनुकूल हो। चौथा है, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। इसका आंसर आप लोग को पता होगा दोस्तों, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इसका आपका जो क्वेश्चन है
इसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 है। छात्र के साथ समस्या पर काम करे और उसकी आवश्यकता अनुसार उनको जो है मार्गदर्शन करे और प्रतिपुष्टि प्रदान करे, इसका आंसर है। अब एक ट्रिक मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आप लोग को, ये तो क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज हो और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जो बड़ा ऑप्शन दिखे ना उसको सही करना रहता है। तो 98% वो सही का सही रहता है। देखिए इसमें सबसे बड़ा यही है ना। और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये जो बड़ा ऑप्शन को ही आप लोग को राइट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 98% जो चांस रहता है इसका सही होने का, ठीक। चलिए फिर हमारा देखिए दूसरा कथन और निष्कर्ष आ गया। हम लोग जो है 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहन करना चाहिए। क्या शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग प्रोत्साहन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब मैं बोला था यहाँ हमको क्या डालना है दोस्तों, क्योंकि। अब हम क्योंकि डालने के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। भाई क्या सामूहिक गतिविधि बाधा डालता है क्या? अर्थ देने के लिए नहीं डालता। तो आप लोग इतना समझ जाओ, अभिकथन ए सही है लेकिन हमारा जो है आर गलत है। तो ऐसे ऑप्शन को हम लोग चुनना है जिसमें जो है ए सही हो और ये जो है गलत हो, ठीक। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, मतलब ये गलत है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है, ठीक। और ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है और ए आर दोनों गलत है। तो ये दोनों तो गलत बिल्कुल भी नहीं है। ए सही है हमारा, तो ए हमारा सही था दोस्तों और आर हमारा गलत था। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 इसका हमारा आंसर था, ठीक। समझे ना, मैं बढ़िया समझाने की कोशिश किया। अब 11वां क्वेश्चन है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? फिर पढ़ते हैं, भावनाओं, व्यक्तित्व, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो किस विकास में शामिल है दोस्तों? पहला व्यक्तित्व विकास, दूसरा भावनात्मक विकास, तीसरा मनोसामाजिक, चौथा संज्ञानात्मक। चलिए आप जो है इसका आंसर बताइए। 11वां का आंसर हमारा क्या होगा? तो मनोसामाजिक विकास इसका आंसर है। भावनाओं और व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता का विकास लाना है ना, तो हमको मनोसामाजिक विकास, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक। चलिए हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? फिर पढ़ते हैं, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन है? तो पहला देखिए, ये भी हमारा कूट है, ठीक। तो सुविचारित होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए, विवेकित, मानकीकृत। तो चलिए 12वां का जो है इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक। तो अगर मैं देखा जाऊं तो जो हमारा मानकीकृत नहीं होना चाहिए, बाकी जो है विवेकित, अनुकूलित और सुविचारित होना चाहिए। तो जो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों में रहे उसी को हमारा आंसर लेना है। तो ऑप्शन ए में 1 और 4 है, ऑप्शन 2 में 2 और 3 है, ऑप्शन 3 में 1, 2, 3 तीनों हैं। तो इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3। फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्शन और रीज़न। फिर आ गया दोस्तों कथन और निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष को इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब हम हिंदी में देख लेते हैं। अभिकथन है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। देखो स्कूलों, इसमें बोला जा रहा है, फिर पढ़ते हैं, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, क्योंकि
क्योंकि इसमें क्योंकि डाला मैं, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है। चलिए इसका आंसर कौन सा है? 13वां का। तो 13वां का जो है बताइए आप। मैंने बता दिया पहले तरीका, अब आप लोग को बताना है। तो अगर आप इसका आंसर जो है ऑप्शन ए किए होंगे तो बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन 2 किए होंगे ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये आप व्याख्या नहीं कर तो ये भी गलत है। इसका आंसर बताना चाहूँगा ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। ठीक, ए और आर दोनों गलत है। तो क्यों? देखिए दोस्तों, स्कूलों में जो है ढांचे के भीतर जो है हमेशा ढांचे के भीतर आप परिणाम नहीं चाहते हैं, है ना। बच्चों के सीखने पे हम लोग ध्यान देते हैं, ना कि परिणाम पे। तो ये वैसे भी हमारा गलत होगा। और दूसरा, सीखने पक्के तौर पर नहीं होता, ठीक, और अनुक्रमिक नहीं होता। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन 4 होगा। ए और आर दोनों गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट? इसके बारे में बताना है आपको। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो क्या है दोस्तों, भाषा और विचार के अनुसार लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या संबंध स्थापित है? बताइए। तो पहला, भाषा विचार को आकार नहीं देती है। दूसरा, विचार भाषा को आकार देते हैं। तीसरा, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चौथा जो है, भाषा और विचार विकास के जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ठीक, तो चलिए इसका आंसर आप लोग जो है दीजिए। अगर इसका आंसर आप जो है 4 किए होंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध होता है? तो भाषा और विचार के विकास के बीच जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। लैंग्वेज एंड थॉट आर कम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। दोनों जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रूप से। ठीक है दोस्तों, तो जटिल विनिमय है। आपको अगर हिंदी में समझ नहीं आए तो इंग्लिश भी ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? पहला, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। दूसरा, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तीसरा, रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। चौथा, योगात्मक मूल्यांकन इनमें पेपर पेंसिल प्रशिक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों को विस्तृत विवरण शामिल है। तो 15 का क्वेश्चन बताइए आप लोग क्या हो सकता है। एक नहीं समझ आए तो फिर पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सही को छांटना है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। ठीक, अगर मानक संदर्भित एक दूसरे से मानते हैं ना, मान के चलते हैं, तो ये हमारा जो है प्रदर्शन की तुलना करता है। ठीक, तो यही हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को धीरे लग रहा होगा तो इसको जो है 1.5x में देखिएगा आप लोग, जो है 1.5x में या 7.5 में देख लीजिएगा, क्योंकि ये फास्ट होगा। ठीक है, नॉर्मल स्पीड में मत देखिएगा क्योंकि वीडियो लंबा बनता है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग जो है आप लोग को जो है फास्ट तरीके से देखना चाहिए। यहाँ आप लोग के पास 3 डॉट मिल जाएगा, यहाँ आप लोग को किनारे में जो है 3 डॉट मिलेगा, उस पर जाइएगा ऐसे ऐसे जैसे, उसमें जो है आपका जो स्पीड होगा, वीडियो का स्पीड बढ़ाने का स्पीड बढ़ा लीजिएगा और इसको फास्ट मोड में देखिएगा। ठीक, चलिए 16वां, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो देखिए, दृष्टिबाधित है, कम दिख रहा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते ही है ना। देखिए पहला पेपर हम लोग 23 का पेपर देखे, उसमें भी यही सारा क्वेश्चन आ रहा था, और 24 जुलाई के पेपर में भी हमारा जो पिछले हुआ था जस्ट आपके एग्ज़ाम से पहले, उसी पेपर में इसका भी पूछा है। तो पढ़ते हैं फिर से। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? पहला, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपिक व्याख्यान प्रतिलोपन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक है बोल रहा है, जैसे कि स्पीकर वगैरह, ये बाधा डाल रहा है? नहीं डालता। ठीक, मुद्रित पाठ्यपुस्तक या नोट्स, उभरी रेखा और चित्र मानचित्र, तो ग्राफिक सामग्री और स्पर्शनीय तरीका,
देखो, तो अगर दृष्टिबाधित है, कम दिख रहा है, तो अगर उनको स्पर्श स्पर्श वाले चीज़ देंगे तो वो तो इसको कर लेंगे हल, है ना। और अगर उनको मुद्रित मतलब जो लिखा हुआ चीज़ देंगे और वो लोग दृष्टिबाधित हैं तो उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका आंसर हमारा आंसर 2 होगा। ठीक, ऐसे आप लोग को जो है ऐसे भी हल कर सकते हैं कि आप लोग को जो है नेगेटिव चीज़ों को हटा देना है ना। उसके बाद जो है जो मेन चीज़ रहेगा आंसर वो तो आप लोग को मिल ही जाता है। ठीक, तो ये भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। सिंपल क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन से नैतिक विकास का जो है उपयोग किया है बच्चों पे, उसके बताना है। तो पहला इसका है ऑप्शन, मात्रात्मक शोध कार्य में किया। दूसरा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाओं रखा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखा और अनुक्रियाओं को समालोचना करना। तीसरा जो है, खेल के दौरान बच्चों को अवलोकन करा। चौथा, प्रायोगिक विधि। तो अगर आप लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को पढ़ लिए होंगे तो इसका आंसर आप लोग ये आराम से दे सकते हैं। आप लोग के लिए 2 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, बच्चों के सामने जो है नैतिक दुविधा पेश करते हैं हमारे लॉरेंस कोलबर्ग, कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक, अपने जो मनोवैज्ञानिक विधि में, ठीक, थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 8, तो बताइए, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खालिस्तान अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी शिक्षण में विद्यार्थियों को खालिस्तान अधिगम की ओर ले जाता है। तो पहला, खोज आधारित पे ले जाता है। दूसरा, अर्थहीन। तीसरा, यंत्रवत। चौथा, ग्रहणशील। तो 18वां का जो है आंसर आप लोग जो है बताइए। तो रचनावादी जो शिक्षण होता है ना दोस्तों, वो विद्यार्थियों को खोज आधारित लाता है। दोस्तों कौन था, खोज आधारित। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विथ डिसलेक्सिया कैन बी थॉट टू रीड। ठीक, थॉट सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। ठीक, तो ये इंग्लिश का है, इंग्लिश का आप लोग देख लीजिएगा। मैं हिंदी का पढ़ रहा हूँ, मैं भूल गया था दोस्तों, है ना, इंग्लिश में ही पढ़े जा रहा था। ठीक, तो पहला जो है, पठन वैकल्प में जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। देखिए, पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पहला, व्यवस्थित ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। दूसरा, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तीसरा, लंबे और जटिल गद्यांश देकर। चौथा, अनुकूल के अनुबंधन विधि के माध्यम से। पठन वैकल्प, जो लोग पठन से डिसलेक्सिया से जूझ रहे हैं, मतलब पढ़ने में जिनको दिक्कत आ रही है, उनको कैसे सिखाया जा सकता है उसको बताया जा रहा है। तो क्या, व्यवस्थित व ध्वन्यात्मक मतलब जो है ध्वनि के आधार पर प्रशिक्षण के माध्यम से। तो इसका जो है हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। तो ये हमारा 19 का है, तो इसका आंसर हमारा 1 होगा, ध्वनि। अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको हमको ध्वनि के माध्यम से उनको समझा सकते हैं। ठीक, आप लोग स्पीड करके देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या बताता है उसके बारे में है। तो पहला है, व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। दूसरा, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तीसरा, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा, अवधारणाओं को जटिल से सरल क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तीसरा, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। चौथा है, शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। तो चलिए इसका आप लोग जो है आंसर बताइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन 3 होगा, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह के चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक, 21 क्वेश्चन, आप एक शिक्षक हैं
जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे बेहतर ढंग है या तरीका है? ठीक, सबसे अधिक संभावना है। तो बताइए। छात्रों को उनके प्रदर्शन और गुणात्मक प्रतिपुष्टि दे देना। दूसरा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये लग रहा है। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, मतलब विद्यार्थियों को 1 साल के लिए नोट्स प्रदान करना है। चौथा, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद करने की आवश्यकता होती है। कौन सा सही तरीका है बताइए सीखने के लिए? इसका आंसर हम लोग को दिख रहा है सीधा, छात्रों को उनके प्रदर्शन गुणात्मक प्रतिपुष्टि, अच्छा सॉरी ये नहीं है, ऑप्शन 2 है, छात्रों को अपने स्वयं को सीखने और विचार करने पे प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, इसका ऑप्शन जो है आंसर हमारा 2 था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता के संदर्भ में सही है? पहला, स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। दूसरा, स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तीसरा, स्वलीनता केवल वातावरणीय कारणों पे होता है। चौथा, स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है उम्र के साथ। देखिए, इसका आंसर ना ऑप्शन 2 और 3 हो सकता था, 3 भी हो सकता था, लेकिन इसमें केवल वातावरणीय बोल दिया है, क्योंकि ये वातावरणीय भी होता है, इसमें केवल भी बोल दिया है ना, इसीलिए इसका आंसर हमको 3 नहीं लेना है और इसका आंसर हमारा 22, इसका आंसर हमारा 2 लेना है। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ठीक, अगर केवल नहीं होता तो पर्यावरण भी कारण होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में से कोई एक प्रमुख समानता बताइए। समानता है, पहला, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। दूसरा, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। तीसरा, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। चौथा, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। 23 का तो इसका आंसर 3 है, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमको और भी पेपर करना है। ठीक है, फिर हमारा कथन निष्कर्ष आ गया, ये हमारा तीसरा या चौथा है। कथन निष्कर्ष को मैं बता दिया हूँ, चलो आप जो है इसका आंसर करिए। ठीक, पढ़ता हूँ मैं। कथन है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या डालता हूँ, मैं बताया था, आप लोग इसके बाद क्योंकि डालना है। ठीक, ये तो हमारा सही है, क्योंकि जो है शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों, मतलब विद्यार्थियों को बोला जाता है ना। शिक्षार्थियों, देखो शिक्षार्थियों लिख के कंफ्यूज करता है, लेकिन ये विद्यार्थी है। विद्यार्थियों को पढ़ाने समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत करने से बचना चाहिए। भाई बचना नहीं चाहिए, है ना, तो ये तो बिल्कुल हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, आप जो आर है हमारा गलत होगा। ऐसे ऑप्शन देखना है हमको जिसमें जो है ए सही बताया है और ये जो है गलत बताया हो। चलिए हम जो है ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है ए और आर दोनों सही है, मतलब कि ये गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, ये हमारा आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, क्योंकि ए ही सही है और ये गलत है। ठीक, तो ये होता है तरीका हमारा कथन निष्कर्ष का। 25 क्वेश्चन, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? ठीक, तो ऑप्शन ए अनुबंधन अधिगम, दूसरा रट कर सीखना, तीसरा व्याख्यात्मक शिक्षण, चौथा पारस्परिक शिक्षण। तो चलिए आप लोग बताइए इसका क्या होगा।
किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है, सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा। देखिए ऐसे उटपटांग क्वेश्चन रहता है, समझ नहीं आते एक बार में। बताइए 25 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा आंसर 4 होगा, पारस्परिक शिक्षण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कथन निष्कर्ष। देखिए आपका 5 आ गया, आपके सामने 5, मैं बोला था ना 4 से 5, इस बार भी ना 4 से 5 आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, अभिकथन देखिए। अभिकथन, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक संभावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि एशियाई में हमारे जो एशिया है ना, हमारा जो भारत है, भारत को मान के चलो, कोई भी क्रोध करते हैं ना तो उसको हम लोग जो है अच्छा नहीं है बोलते हैं, और जो शर्म करते हैं ना उसको हम जो है अच्छा मानते हैं। तो ये हमारा सही है। उसके बाद यहाँ डालना है क्योंकि भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो भावना सीखने में नहीं निभाती है क्या? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर ये हमारा गलत होगा और ये हमारा सही। तो ऐसे ऑप्शन हमको देखना है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें, तो इसमें हमारा ए सही है और गलत है। तो 3 क्वेश्चन था जो सेम टू सेम पैटर्न में था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों के किस प्रकार भिन्न हैं? तो किस प्रकार से भिन्न है बताइए। पहला, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तीसरा, बच्चों की सोच वयस्कों की गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये तो आप लोग पहले क्वेश्चन में आप लोग पढ़े थे, तो पहला जो पेपर हम लोग 21 में देखे थे। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो मात्रात्मक से होती है कि गुणात्मक से? तो दोस्तों गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जीन पियाजे ने क्या बोला था? बच्चों की जो सोच है वयस्कों की गुणात्मक जो चिंतन है उससे जो है भिन्न होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? चलिए इसका आंसर आप लोग जो है खुद दे दीजिए। ठीक, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग जो है खुद इसका आंसर देख दीजिए। आप लोग के पास है सिर्फ 10 सेकेंड। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? मतलब कि जो है एनालिटिकल थिंकिंग को बताता है। मतलब ज़्यादा सोचने में कौन सा क्वेश्चन जो है बच्चों को अग्रसर करता है, ज़्यादा सोचने में बढ़ावा देता है बोला जा रहा है। तो पहला ऑप्शन भारत की राजधानी है। अगर हम लोग इसको, मैं समझ चाहता हूँ, अगर कोई बच्चे को पूछे भारत की राजधानी कौन सा है, तो वह सीधा एक बार में बता देगा कि दिल्ली है। तो ये बहुत ज़्यादा सोचा क्या बच्चा? नहीं, एक बार में ही आ गया। तो मतलब इसका जो आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन 2, भारत में कितने राज्य हैं? अगर कोई ऐसा आंसर है भारत में एक ही, बता देंगे कितने राज्य है बोला जा रहा है, तो इसका आंसर एक ही होगा, एक बार में बता दिया जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? अगर दिया गया है जनसंख्या हमारा, तो इसको भी एक ही बार में बता दिया जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हमारा भारत की जनसंख्या वृद्धि में विभिन्न कारण क्या है। अगर जनसंख्या का कारण पूछे ना, तो बच्चे जो है पहले जनसंख्या को देखेंगे, कितने जनसंख्या है उसको देखेंगे, महिलाएं पुरुष को कितने हैं उसको देखेंगे, एक साल में कितने जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, कितने ख़त्म हो रहे हैं, इस पे पूरा विश्लेषण करेंगे। मतलब कि जो है ये ज़्यादा सोचने में विश्लेषणात्मक चिंतन, मतलब एनालिटिकल थिंकिंग में बढ़ावा इस क्वेश्चन दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरा नहीं बन रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इंक्लूसिव क्लासरूम बताना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है समावेशी कक्षा। देखिए समावेशी कक्षा क्या है? 29 नंबर, समावेशी कक्षा को पहचानना है। तो पहला है
समावेशी कक्षाओं को, पहला ऑप्शन को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। ऑप्शन 2, विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। ऑप्शन 3, अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश किए जाते हैं। ऑप्शन 4, बच्चों के बीच हर तरह के विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग जो है बताइए। समावेशी कक्षाओं में अलग अलग विभिन्नताओं को अनुसार विभेदित निर्देशित किए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन 3 होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, ये भी जो है कथन निष्कर्ष पे आया है। तो कुल मिला के हम लोग जो है 6 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, 6 क्वेश्चन, ठीक, कथन निष्कर्ष पे। अब मेरे को ये भी समझ आ गया, आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा अभी 2 दिनों के अंदर। आज लोग के शाम को मैं एक कथन निष्कर्ष का वीडियो बना दूंगा। कथन निष्कर्ष को कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो हम अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन इसको तरीका मैं अच्छे से पूरा 15 से 20 मिनट में इसको मैं तरीका बताऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक, डाल दूंगा आज शाम तक। कथन निष्कर्ष में फिर है, कथन शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक, शिक्षक को ये करना ही चाहिए। ठीक, ये तो हम लोग को सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ क्या डालना है बोला, क्योंकि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो ये भी हमारा सही है दोस्तों। तो अब आप चलो, ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग को देख लेना है। आप लोग बताओ, आप लोग को आंसर आ गए होगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को 2 पेपर हम लोग जो है 21 का पेपर और जुलाई 2024 का पेपर देख लिए। ठीक, अब हम लोग का पेपर जनवरी का पेपर और 23 का पेपर अगस्त तक अभी बचा हुआ है। ठीक, तो ये वीडियो काफ़ी 1.5 घंटा लगभग हो गया। तो इसके बाद उसका भी मैं वीडियो बना के एक ही में नहीं डाल रहा हूँ, उसको अलग से वीडियो में डाल दूँगा। ठीक है, तो अगर कितना नंबर 60 में से आपका कितना बना ज़रूर बताएं। 60 में से अगर आप 45 या 50 प्लस नंबर आ रहा है तो आपका CDP अच्छा तो है, लेकिन आपको और अच्छा करना चाहिए। लगभग आपका 52 से 55 नंबर जिसका आया वो काफ़ी अच्छा तरीके से वो तैयारी कर चुके हैं। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो 2 पेपर और है, उसको आप जो है जितना आपका नोट्स है उसको फिर अपना खुद का नोट्स को फिर से अभी 2 दिन में फिर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ठीक, इसके बाद मैं फिर से वीडियो लाऊंगा जो है 23, मैंने बोला है ना 21 और 24 का बना दिया अभी। इसके बाद जो है 23 का और जो 24 जनवरी का पेपर उसको भी इसके जस्ट वीडियो बाद अपलोड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। और उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जस्ट वीडियो एक ही में है, लेकिन मैं कट करके इस वीडियो को 2 बार अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, और फास्ट मोड में वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।